है गवर्नमेंट। दिनेश सर प्लीज इनका नंबर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। चेतन जी अपना नंबर आप उस पर लिख दो ना, चेतन हाँ भंडा मैं जी। सर चैट में डाल दे रहा हूँ नंबर। हाँ सबसे बढ़िया थैंक यू रहेगा। वो तो ग्रुप में नंबर है वैसे भी आपका, तो जितने भी लोग हैं नहीं ग्रुप में वो ऐसा है ना, वैसे कुछ जने जो नॉन वैसे मेंबर पीसी अच्छा के अलावा जुड़े हुए हैं, उन ठीक है सर, लोगों ठीक। को चैट में मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा ना। बहुत अच्छा। हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट दिनेश जी हैं वहाँ पे, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप उनको थोड़ा सा बता देंगे तो नंबर तो वो हमें दे देंगे। ठीक है, ठीक है। दिनेश जी कौन से मैंने नेशनल वाइस चैट में डाल भी प्रेसिडेंट दिया आ है। गए? दिनेश जी के पास भी नंबर है, लेकिन मैंने चैट पे डाल दिया है नंबर सर। ओके थैंक यू सर। नहीं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट दिनेश जी कौन है भाई साहब? नमस्कार। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है वो। ठीक बात है। जी। आलोक भाई 4:08 हो गए, शशांक जी हमारी तरफ देख रहे हैं। सभी को नमस्कार। मैं रजत मल्होत्रा बरेली से। नमस्कार मल्होत्रा जी, कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। आशीर्वाद है आपके आने की, बस प्रतीक्षा हो रही है बरेली में। हमें तो जब बुलाए जब आ जाए हम। दिनेश जी कहते हैं कि नरेश मल्होत्रा अरे आपका चैप्टर है, आपको तो खुद ही आना चाहिए। अध्यक्ष जी को बुलाने के लिए 15 दिन पहले नोटिस भेजना पड़ेगा। अरे सर हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट करी हुई है लास्ट मीटिंग में ही सीसी रखने के लिए। वो तो 17 तारीख आपने तय करी थी, 17 जुलाई। ईमेल और एसओपी मंगवा लेते हैं पर प्रेसिडेंट ऑफिशियल विजिट तो रिक्वेस्ट कर लेते हैं पीओबी पर आज ही। अभी मीटिंग है हमारी 6 बजे, 6:30 बजे, यही बात कर लेते हैं, है ना? सर अगर इजाजत हो तो शुरू किया है, 4:15 बज रहे हैं सर। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल 4 बज अध्यक्ष के जी नमस्कार, मैं नवीन गुप्ता, यही नोएडा का चेयरमैन। नमस्कार नमस्कार। कैसे हो? जय श्री कृष्णा। आपका आशीर्वाद है जी। वेरी गुड नवीन सर। आज नवीन ने अपनी पहली मंथन मीटिंग करी, बहुत बढ़िया गई। अच्छा, वेरी गुड। बधाई, आप बधाई के पात्र हो नवीन बाबू। ये किसने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे लाइन की? राधे जी क्या आ गया सर? ये सबको म्यूट कर दीजिए। और ये किसकी स्क्रीन शेयर हो रही है? सर ये लाइन इसलिए मार रहे हैं कि बजट में ऐसे उल्टा सीधा सब कुछ है। ये बढ़िया बात है रानी जी ने। अध्यक्ष जी की इजाजत अध्यक्ष से जी मीटिंग एक का- अच्छी बात यह है कि नई टीम सुलझाते ने जब से टेक रहो ओवर उस किया लाइनों है, को। आदरणीय मेरे ख्याल से महासचिव महोदय स्टार्ट कीजिए। सर आज अध्यक्ष जी की शक्ल दिखाई नहीं पड़ रही, क्या बात है, बाहर है क्या? मैं उदयपुर में हूँ भाई साहब, और अच्छा इस समय अच्छा ट्रैवलिंग में हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर। तो इस कारण से आप चलिए। कहते हैं मैं शक्ल दिखाई देता हूँ। अरे वाह, नमस्कार, प्रणाम, वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। सर सर अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं मीटिंग शुरू करने की अनुमति शुरू करना चाह रहा हूँ, क्योंकि समाचार भी हो गए और काफी अच्छी लंबी होनी है। तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रेसिडेंट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सभी चैप्टर चेयरमैन, डिविजन चेयरमैन, सेक्रेटरी, सीसी मेंबर्स, और आज के हमारे मुख्य वक्ता सीए शशांक गुप्ता जी, मैं आप सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज का टॉपिक, आज का जो वेबिनार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबिनार है। इसके ऊपर टॉपिक है डिकोडिंग द बजट। बचपन में पढ़ा था कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस, जो हम पढ़ते हैं उस पढ़ने में अर्थ भी होता है और अनर्थ भी होता है। और हम अर्थ समझ के खुश हो जाते हैं, अनर्थ बाद में समझ में आता है जब हमको बताया जाता है कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस, इस मतलब का, इस रूल का इम्प्लीकेशन क्या हुआ। मेरे को ध्यान है सर, जब मनमोहन जी फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक बजट पेश किया था। बजट बहुत अच्छा था और आखिरी में उन्होंने एक शब्द कह दिया था, ऑल नोटिफिकेशन। उस टाइम में एक्साइज होती थी और उन्होंने आखिरी में एक लाइन कहा था, ऑल नोटिफिकेशन स्टैंड विड्रॉन। हम लोग बड़े खुश थे, साहब बजट में कुछ भी नहीं आया। रात में 12 बजे फैक्ट्री में छापा पड़ गया था एक्साइज में, क्योंकि फुटवेयर में एक्साइज लग गई थी। उन्होंने एक्साइज के सारे नोटिफिकेशन विड्रॉ कर दिए थे एक लाइन से। तो आज इसीलिए रीडिंग बिटवीन द लाइंस बहुत जरूरी है। हमको पता होना चाहिए कि बजट में क्या दिया है, और इसीलिए आज का टॉपिक है डिकोडिंग बजट। हमारे बीच में हमारे सीए शशांक गुप्ता जी, शशांक शेखर जी हमारे सम्मिलित हैं।
तो मैं सबसे पहले अपने अध्यक्ष श्री नीरज सिंघल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का अपना एक वेबिनार को ओपन करें, और उसके बाद फिर हमारे सीए शशांक जी को मैं इनवाइट करूंगा। धन्यवाद महासचिव महोदय। एम आई ऑडिबल? हाँ जी Yes. बिल्कुल। यस यस। धन्यवाद महासचिव महोदय। सबसे पहले तो मैं अपने आज के वेबिनार में हमारे मुख्य वक्ता शशांक जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष, हमारे सेंट्रल ऑफिस बेयरर्स, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, डिविजनल चेयरमैन, चेयरमैन और चैप्टर सेक्रेटरीज एवं वर्किंग ग्रुप चेयरपर्सन्स, आप सभी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, जैसे बढ़िया तरीके से हमारे महासचिव जी ने डिकोडिंग का अर्थ बताया, उसी तरीके से हम सबको विदित है कि हमारे शशांक जी एक एक चीज का विश्लेषण इतने बखूबी करते हैं और इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि वो व्यक्ति अगर सुने तो जहन में उसके उतर जाए और जीवन में शायद उस लॉ या उससे रिलेटेड गलती ना करे। आज बजट में बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं और बहुत सारी ये ऐसी हुई हैं जिसको हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमारे शशांक जी उन सब विषयों के ऊपर बात करने वाले हैं। मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध रहेगा आप सबसे। देखिए, हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग एमएसएमई टुवर्ड्स इंडस्ट्री 4.0 एंड 48 की बात करते हैं, तो उसमें उस ट्रांसफॉर्मेशन में एमएसएमई को बाइलॉज, लॉ ऑफ लैंड पता होने चाहिए, और उन लॉ ऑफ लैंड में हमारे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लॉज है वो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो हमें आज जरूरत है शशांक जी को सही तरीके से सुनने की, समझने की, और जब क्वेश्चन आवर सेशन हो तो उसमें हम अपनी बात रख सकते हैं, अपने मन के विचार, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और आदरणीय महासचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि वो मीटिंग को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि शशांक जी के एक एक शब्दों को सुनने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वही हमको एक एक शब्द का और एक एक जो चीजें माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने बोली है उसके बारे में आज बताएंगे। तो मैं सीधे अब अपने बीच उपस्थित हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री शशांक जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आए और हमारे सभी सम्मानित साथियों को डिकोडिंग इंडियन बजट के बारे में बताएं। Thank you, sir. Thank you for the kind words. Our national president, our central leadership, all the office bearers and respected members, सभी को मेरा नमस्कार। आज एक बार फिर आप लोगों के बीच में आने की मेरे को जिम्मेदारी दी गई है, और आज जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक प्रयास करेंगे डिस्कशन करने का around the recent changes specifically applicable and relevant for MSME, जिसमें हम policy aspect for MSME, direct tax changes as well as indirect tax changes एक holistic discussion करने का प्रयास करेंगे आज के अपने डिस्कशन में। मेरे आप सभी से एक बड़ी विनम्र रिक्वेस्ट है कि चेंजेस में से हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं उन्हीं को आज के सेशन के लिए सिलेक्ट करा है, क्योंकि एक समय की भी सीमा है, और उन सिलेक्टेड विषयों को सिलेक्ट करने के बाद भी एक अच्छा खासा नंबर ऑफ चेंजेस हैं जो डिस्कशन के लिए रेलेवेंट हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप में से किन्हीं की कोई क्वेरीज हो तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन उनको एक साथ ले लें, तो एक फ्लो में हम लोग सभी के बेनिफिट के लिए आज अपने सेशन को समय अवधि में पूरा कर पाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे मीटिंग के हैं मुझे अलाउ करें तो हमने एक प्रेजेंटेशन आप सभी के बेनिफिट के लिए बनाई है, वो प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। सर मैंने आपको को होस्ट कर दिया है, सो अब आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन। थैंक यू। ये पीपीटी विजिबल है आप सभी को? दिख रही है? जी हाँ, दिख रही है। परफेक्ट।
देखिए, सबसे पहले तो अगर पॉलिसी एस्पेक्ट की बात करें तो 8 ऐसे पॉलिसी लेवल चेंजेस हैं जो बहुत स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई सेक्टर के लिए चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, पॉलिसी रिलैक्सेशन अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। और इस बार के बजट की अगर हम थीम भी देखें, और ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट खुद बोल रहा है कि इस बार की बजट की थीम में 4 फोकस एरियाज थे, और उन फोकस एरियाज में एक था एम्प्लॉयमेंट, यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की अगर बात करें तो उसको भी जोड़कर देखा जा सकता है कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट जीडीपी ग्रोथ में, कंट्री की ग्रोथ में और एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ में, सभी एस्पेक्ट्स में बराबर और बहुत अच्छा खासा योगदान देता है। एमएसएमई स्पेसिफिक जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है, और इस चेंज के लिए मैंने हमारी जो बजट मीटिंग हुई थी उसमें इस बात को कहा था, और आज आप सबके सामने समक्ष एक बार फिर इस बात को कह रहा हूं कि ये जो चेंज आया है इसके लिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी बधाई दी जानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है कि बजट से पहले गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक इनपुट सीख किया था कि एमएसएमई क्या ऐसे चेंजेस है फाइनेंस को लेकर जो सरकार से चाहती है, और ये पॉइंट था जो बड़ा स्पेसिफिकली राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा उस मीटिंग में रखा गया था, और ये हम सभी के लिए बड़ा हर्ष का विषय होना चाहिए कि ये पॉइंट एक्सेप्ट किया गया है और इसको बकायदा बजट प्रपोजल बनाकर नोटिफाई कर दिया गया है। चेंज ये है सर कि आज अगर किसी बैंक से कोई एमएसएमई लोन लेने जाता था तो उनको अपनी क्रेडिट रेटिंग करानी पड़ती थी, और क्रेडिट रेटिंग कराने के लिए ऑलमोस्ट एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस था जिसमें 3 बड़ी इंटरनेशनल एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। ऑफ कोर्स एक डोमेस्टिक एजेंसी को भी डेवलप किया गया, तो ज्यादा रेलेवेंस वो गेन नहीं कर पाई। आज भी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज थी जिनके थ्रू आपको अपनी क्रेडिट रेटिंग, जिसमें बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, इस तरह की रेटिंग आपको मिलती थी, और उस बेसिस पे बैंक डिसाइड करते थे कि आपको कितना लोन एक्सटेंड किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने इस बार पब्लिक सेक्टर बैंक्स को स्पेसिफिक डायरेक्शन दी है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपने यहां खुद सिस्टम डेवलप करें जिससे वो एमएसएमई का क्रेडिट रेटिंग खुद देंगे, और किसी थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू कोई क्रेडिट रेटिंग लेने की जरूरत अब पर्टिकुलरली एमएसएमई के लिए खत्म हो जाएगी। इसमें एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि ट्रेडिशनली जो सिस्टम है कि आपकी बैलेंस शीट, आपके अकाउंट्स, आपके P&L, आपकी सीए सर्टिफाइड बैलेंस शीट क्या बोल रही है, उससे बाहर निकलकर डिजिटल फुटप्रिंट, आज कोई एमएसएमई यूनिट डिजिटली उसकी कितनी प्रेजेंस है, डिजिटली उसकी कितनी ग्रोथ हो रही है, डिजिटली उसके पैरामीटर्स क्या बता रहे हैं, उस पर एम्फोसिस ज्यादा दिया जाए, इसके बजाय कि उसके अकाउंट, उसके खाते, उसकी छपी हुई बैलेंस शीट में क्या डिटेल्स आई हैं और उसके बेसिस पर उसकी एक एलिजिबिलिटी तैयार की जाए। तो ये एक वेलकम चेंज है जो कहीं ना कहीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की मोनोपोलिस्टिक नेचर से बाहर लाएगा एमएसएमई को, और एमएसएमई स्पेसिफिक चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए, एमएसएमई स्पेसिफिक बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए पब्लिक सेक्टर बैंक्स गवर्नमेंट के डायरेक्शन में अब एक सेपरेट क्रेडिट रेटिंग अपने लिए तैयार करेंगे। इसके अलावा एक क्रेडिट गारंटी स्कीम जिसमें ये स्पेसिफिक फोकस रहेगा कि अगर कोई एमएसएमई कोई प्लांट या इक्विपमेंट लाना चाहता है, अपने बिजनेस इंडस्ट्री में लगाना चाहता है, तो बिना कोलेटरल के, बिना गारंटी के उनको लोन दिया जा सके, और लोन की अपर लिमिट 100 करोड़ या उससे ज्यादा भी हो सकती है। इस गारंटी को फंक्शनल करने के लिए गवर्नमेंट एक सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड बनाने जा रही है। उस फंड की फाइनेंसिंग एमएसएमई यूनिट्स ही करेंगी। एमएसएमई यूनिट से एक अपफ्रंट गारंटी फी ली जाएगी और एक एनुअल गारंटी फी ली जाएगी। इस सारी फी को एक्यूमुलेट किया जाएगा उस फंड में, और जहां भी गारंटी को एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़ेगी तो उस फंड से इस गारंटी को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इन गुड फेथ गवर्नमेंट हैज आल्सो क्रिएटेड दिस इज आल्सो अ वेरी वेलकम चेंज। नेक्स्ट इज क्रेडिट सपोर्ट टू एमएसएमई ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड। देखिए, जब किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट में है, कैश रियलाइज हो रहा है, टाइम टू टाइम साइकिल चल रहा है,
तब तक मोर और लेस सबके लिए सारे ऑप्शंस ओपन हैं। आपको बैंक से भी पैसा मिल जाएगा, बाजार से भी पैसा मिल जाएगा, लोग भी आपको उधार दे देंगे। लेकिन चैलेंज तब आता है जब किसी डिफिकल्ट फेज से किसी बिजनेस को गुजरना पड़ता है। तब सब लोग कहीं ना कहीं अपने हाथ पीछे खींचने लगते हैं। और क्योंकि चैलेंजेस जब आगे हो जाते हैं तो नेक्स्ट हमें दिख रहा होता है कि हमारा किसी का अकाउंट कहीं एनपीए ना हो जाए। तो इस स्पेसिफिक चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक बड़ा स्पेसिफिक मेजर निकाला है, क्रेडिट सपोर्ट टू एमएसएमई ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड। ये गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड होगा और ये फंड स्पेसिफिकली सिर्फ इस पीरियड के लिए, इस यूज के लिए बनाया जाएगा। अगर कोई एमएसएमई स्ट्रेस पीरियड से जा रहा है और उसे लग रहा है कि वो एनपीए हो सकता है, तो उस फेज में वो इस फंड से गवर्नमेंट से रिलीफ सीख कर सकता है और गवर्नमेंट डिपेंडिंग ऑन देयर एलिजिबिलिटी फंड्स रिलीज करेंगी एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए, वट एवर एमएसएमई इज गोइंग थ्रू अ स्ट्रेस पीरियड। ट्रेड्स आज एक बड़ा चैलेंज बिजनेसेस के लिए ये है कि सेल करना, सेल डेवलप करना अपने आप में एक चैलेंज है, बट दूसरा चैलेंज है कि आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल को मिनिमाइज करना, आपने जो सेल करती है उसके फंड्स को एट द अर्लीस्ट रियलाइज करना। और इसके लिए एक अच्छा मैकेनिज्म होता है आपकी बिल डिस्काउंटिंग। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक आउटपुट स्टेज पर एक चेंज किया है। अभी तक ट्रेड्स में 500 करोड़ या उससे ज्यादा कंपनीज के लिए मैंडेटरी था कि वो ट्रेड्स पे अपनी मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग कराएं। गवर्नमेंट ने इस लिमिट को घटाकर 250 करोड़ कर दिया है। अब 250 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली जो कंपनीज हैं उनको मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग करनी पड़ेगी ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे। और इससे एमएसएमई को फायदा ये होगा कि आप जो इनको सप्लाईज कर रहे हैं उसके लिए डिस्काउंटिंग रूट को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया है कि सिडबी सारे मेजर एमएसएमई क्लस्टर्स में 3 साल के अंदर अपनी नई ब्रांचेस स्टैब्लिश करेगी। और इसका डायरेक्ट फायदा ये होगा कि बैंक स्पेसिफिक एमएसएमई और स्मॉल इंडस्ट्री के लिए जो बेटर रेट्स पे फाइनेंस अवेलेबल कराता है उसका डायरेक्ट एक्सेस पैन इंडिया एमएसएमई को मिलेगा। और इसी क्रम में 24 नई ब्रांचेस इसी साल इंट्रोड्यूस होने जा रही हैं। और विद इन 3 इयर्स गवर्नमेंट का टारगेट है कि जितने भी एमएसएमई क्लस्टर्स हैं सब में सिडबी की एक ब्रांच वहां पर स्टैब्लिश्ड हो, ऑन ग्राउंड वर्किंग। अभी फूड सेक्टर से रिलेटेड बात हो रही थी, तो फूड सेक्टर को प्रमोट करने के लिए क्वालिटी और सेफ्टी टेस्टिंग लैब्स गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने में सपोर्ट करेगी। 100 लैब्स स्टैब्लिश करने का, नई स्टैब्लिश करने का गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है थ्रू आउट द कंट्री। और इससे डायरेक्टली फायदा मिलेगा आपके बिजनेस को बेटर ब्रांडिंग और मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी जाएगी उनके लिए जिन्होंने लोन लिया और सक्सेसफुली रीपे कर दिया। और जो आर्टिजन्स हैं जो ई कॉमर्स से एक्सपोर्ट करते हैं उनको प्रमोट करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे गवर्नमेंट नई ई कॉमर्स हब स्टैब्लिश करने जा रही है। और पैन इंडिया गवर्नमेंट का प्रयास ये रहेगा कि ऐसे ई कॉमर्स हब स्टैब्लिश किए जाएं जिससे विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है वो डायरेक्टली मार्केट्स को एक्सेस कर पाए। ये थे हमारे पॉलिसी रिलेटेड चेंजेस। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक चेंजेस जो टैक्स में और पर्टिकुलरली जीएसटी में आए हैं। जीएसटी में जो चेंजेस आए हैं ये सारे वो चेंजेस हैं जो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं 53rd जीएसटी काउंसिल में ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिए गए थे, पर इनको अब अमली बना दिया गया है। ये सारे लीगल चेंजेस हैं जो फाइनली इफेक्टिव हो जाएंगे कुछ समय के बाद। देखिए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये है, आज हमारे बीच में कुछ फूड सेक्टर के ही, जैसे मैं स्पेसिफिकली रिकॉल करूं तो हमारे शाहजहांपुर से एक मेंबर हैं, उनको ये चैलेंज आ रहा था कि उनके बिजनेस में जो भी रेडी टू ईट मार्केट से हैं, रेडी टू ईट बनाने वाली फूड सेक्टर के जो हमारे मेंबर्स हैं उनको चैलेंज आ रहा था टैक्स रेट को लेकर, जहां पर इंडस्ट्री में उन्होंने पोजीशन ली हुई थी कि
टैक्स रेट एप्लीकेबल सपोज 5% होना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की टीम आई उनके यहाँ सर्च हुई, रेड हुई, और उन्होंने उनके ऊपर एक केस बना दिया कि नहीं, ये तो 5% नहीं 12% होनी चाहिए। और 12% डिफरेंशियल के बेस पे उन्होंने उनको परेशान करना शुरू कर दिया, समन्स इशू कर दिए, एंड देयर वाज अ पैनिक इन द एंटायर इंडस्ट्री। लगभग सेम काम किया गया गेमिंग इंडस्ट्री में, एथेनॉल इंडस्ट्री में, फुटवेयर इंडस्ट्री में। गवर्नमेंट ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया और गवर्नमेंट ने अब एक पावर दे दी जीएसटी काउंसिल को कि अगर किसी ट्रेड इंडस्ट्री में उसके सारे मेंबर्स कोई एक पोजीशन ले रहे हैं टैक्स की, सपोज 5% पे टैक्स पे कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट को लगता है कि ये 5% नहीं 12% या 18% होना चाहिए, तो जीएसटी काउंसिल ये कंसिडर कर सकता है कि जो पूरी इंडस्ट्री मेंबर टैक्स पे किया वो सही मान लिया जाएगा और कोई डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी रिकवर उस इंडस्ट्री से नहीं की जाएगी। हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि गोइंग फॉरवर्ड आगे से आप अपना टैक्स स्ट्रक्चर ठीक कर लें, पर पास्ट के लिए जो आपने कर दिया उसकी पावर रहेगी जीएसटी काउंसिल के पास कि उस प्रैक्टिस को एज इट इज एक्सेप्ट करा दे। ये एक बहुत बड़ा और एक बहुत वेलकम चेंज है जीएसटी में। नेक्स्ट है, आप सभी का एक प्रश्न रहता था कि कितने सालों तक हमारे ऊपर जीएसटी की डिमांड आ सकती है, कितने सालों तक हमारे ऊपर इनकम टैक्स की डिमांड आ सकती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बजट में गवर्नमेंट ने जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों में ही मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिमांड को कम किया। जैसे जीएसटी में मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिमांड अप्रोक्सीमेटली 5 साल का था, तो सरकार ने उसे घटाकर अब 3.5 साल या 42 महीने कर दिया है। तो अब आपके जो केसेस हैं, जैसे कई लोग कह भी रहे थे हमसे कि साहब हमको अब हम 24 में हैं, हमको 17-18 पिछले साल तक 17-18 की डिमांड्स आ रही थी, अभी तक 17-18 के केसेस हो रहे हैं, तो कितने सालों तक ये सब चलेगा। तो 23-24 तक तो पीरियड 5 साल का है, 24-25 से मैक्सिमम पीरियड जो जीएसटी में कवर होगा वो 3.5 साल होगा, और ये 3.5 साल काउंट होगा फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। ये 42 महीने 3.5 साल नोटिस इशू करने की समय सीमा है। इसका ऑर्डर पास करने की समय सीमा 12 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। और 2 नोटिस थे अभी तक लोगों को। एक ये भी इशू था कि साहब कुछ लोगों को डिमांड सेक्शन 73 में आ रही है, कुछ लोगों को डिमांड सेक्शन 74 में आ रही है। तो सरकार ने 24-25 से 73 और 74 दोनों को खत्म कर दिया, और आगे अब एक ही सेक्शन रहेगा डिमांड का, जो कि सेक्शन 74A के नाम से जाना जाएगा। कुछ मेंबर्स को इन्वेस्टिगेशन, एंटी इवेजन, इस तरह की SIV, इस तरह की फॉर्मेशन से कुछ उनके यहां पर प्रोसीडिंग्स हुई, और उन लोगों को सम्मन्स आने लगे। अब सम्मन्स जब आते हैं तो गवर्नमेंट ने कई बार ये गाइडलाइन दी है कि डायरेक्टली डिपार्टमेंट सम्मन इशू ना करे, पहले नोटिस दे। सम्मन की लैंग्वेज थ्रेटनिंग ना हो, हरासिंग ना हो। सम्मन सीधे कंपनी के ओनर को ना दिया जाए, उसके स्टाफ को दिया जाए। लेकिन ये लगभग एक प्रैक्टिस बन चुकी थी डिपार्टमेंट की कि प्रेशर बनाने के लिए वो सीधे हाईएस्ट लेवल जो है कंपनी का डायरेक्टर या ओनर, सीधे उनको सम्मन करते थे और हरासमेंट या प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती थी। गवर्नमेंट ने इसमें एक वेलकम चेंज कर दिया है। गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि सम्मन अगर डायरेक्टर को दिया गया है, सम्मन अगर पार्टनर को दिया गया है, तो पार्टनर और डायरेक्टर के पास ये पावर है कि वो अपनी यहां से किसी और को ऑथराइज कर दें, और वो ऑथराइज्ड पर्सन डिपार्टमेंट में जाकर अपीयर हो सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर सकता है,
और ऑथराइज्ड पर्सन के अपीयरेंस को वैलिड मान लिया जाएगा कि आपने समन्स का कंप्लायंस कर दिया। तो ये एक बहुत अच्छा और एक बहुत मेजर रिलीफ है अंडर जीएसटी, स्पेशली फॉर दोज हु आर फेसिंग एनी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स अंडर जीएसटी। एक पास्ट पीरियड रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट चेंजेस करे हैं गवर्नमेंट ने। पहला चेंज ये है कि इनिशियल ईयर्स ऑफ जीएसटी यानी 17, 18, 18, 19, 19, 20 और इस केस में 20, 21 भी, इन ईयर्स में पोर्टल ने भी काम करने में परेशानी करी, प्लस कोविड भी आ गया। डिपार्टमेंट भी एक्सेप्ट कर रहा था कि उन्हें जीएसटी की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, धीमे धीमे उन्होंने भी जीएसटी को समझा और उन दोनों के लिए छूट थी। पर एसएससी टैक्स पेयर्स का कहना था कि सब हमारे लिए क्या छूट है, हमारे को भी तो छूट दीजिए, हमारे से जो चाहे अनचाहे गलतियां हुई उसके लिए क्या रिलैक्सेशन। तो गवर्नमेंट दो रिलैक्सेशन लेके आई है। पहला रिलैक्सेशन ये है कि 17, 18 से लेकर 20, 21 तक कोई भी क्रेडिट हो, अगर आपने 30 नवंबर 2021 तक वो क्रेडिट ले लिया तो उस क्रेडिट को वैलिड माना जाएगा और कोई डिमांड उसकी आपसे नहीं की जाएगी। यहां ये जानना जरूरी है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए लास्ट डेट टू अवेल क्रेडिट होती है 30 नवंबर ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 17, 18 के लिए वो थी 30 सितंबर और 20, 21 के लिए भी वो 30 नवंबर 21। पर यदि कोई क्रेडिट था आपने उस पीरियड के बाद भी लिया तो पर्टिकुलरली इन 4 सालों के लिए गवर्नमेंट ने उस कंडीशन को रिलैक्स कर दिया है। प्रोवाइडेड क्रेडिट आप ऑलरेडी ले चुके हो 30 नवंबर 2021 तक, तो वो डिमांड अगर कोई है तो आपकी खत्म कर दी जाएगी, नहीं तो गोइंग फॉरवर्ड कोई डिमांड आपके ऊपर नहीं निकाली जाएगी। ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने के लिए, और ये हमें भी ये पॉइंट रिप्रेजेंट करने का मौका मिला था 53rd जीएसटी काउंसिल से पहले, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मुझे मौका मिला था कि हम जो हमारे मेंबर्स हैं उनके पेन पॉइंट्स को लेकर हम जीएसटी काउंसिल के वरिष्ठ अधिकारियों से मिले थे, जिसमें क्रमवार एक बहुत अच्छा डिटेल डिस्कशन हुआ था, जिसमें सारे पॉइंट्स जीएसटी के पेन पॉइंट्स हमने उनसे डिस्कस किए थे और एक एक पॉइंट पर जीएसटी काउंसिल ने डिस्कशन किया, एट लेंथ डिस्कशन किया। और उसमें एक पॉइंट ये था कि ट्रिब्यूनल की फॉर्मेशन में हो रही देरी, और दूसरा ट्रिब्यूनल पे अपील फाइल करने के लिए जो एक एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट जमा कराना पड़ता है, उस अमाउंट को जमा कराने को लेकर जो सभी टैक्स पेयर्स का रिजर्वेशन था। गवर्नमेंट ने उस बात को रियलाइज करा। अभी तक लॉ ये कहता था कि अगर किसी के ऊपर 1 करोड़ रुपए टैक्स की डिमांड है तो पहली अपील में वो 10 लाख रुपए जमा कराएगा कम से कम, तब अपील होगी, और दूसरी अपील जो ट्रिब्यूनल पे होगी उसमें 20 लाख रुपए और जमा कराएगा, यानी टोटल 30 लाख रुपए जमा कराएगा। अब क्या किया गया है इसमें, पहली अपील पर 10% 10 लाख और दूसरी अपील में जो 20% था उसको घटाकर 10% कर दिया गया है। 10 लाख रुपए एडिशनल, तो 10 लाख रुपए का बेनिफिट 10% एडिशनल ही और जमा कराना होगा, 20% से घटाकर उसको 10% कर दिया गया है। अभी भी ये अमाउंट हाई है, बट स्टिल अगर हम बात करें कि कितना अमाउंट था तो उससे डायरेक्ट 50% का बेनिफिट है। मैंने आपसे जैसे अभी कहा कि इनिशियल ईयर्स ऑफ जीएसटी के लिए गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी है। पहली रिलैक्सेशन थी कि आईटीसी अवेलमेंट अगर आपने बाद में करा तो उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दी है 17, 18, 18, 19 और 19, 20। इन 3 सालों की मैं समझता हूं उनमें से 90% लोगों का इनमें से कोई ना कोई केस छोटा बड़ा जरूर होगा। सेक्शन 73 में अगर कोई आपको डिमांड आई हुई है, ये वो सेक्शन है जिसमें आपको 10% पेनल्टी या 10,000 रुपए की पेनल्टी लगती है, विच एवर इज हायर। और वो डिमांड आज नोटिस स्टेज पर है कि नोटिस आपको अभी आया ही आया है, ऑर्डर स्टेज पे है कि डिमांड आई थी उसके अगेंस्ट ऑर्डर हो गया, या अपील स्टेज पर है, आपने अपील फाइल कर रखी है, तो अपील को विड्रॉ कर लीजिए। और विड्रॉ करने के बाद आप इस सेक्शन के अंतर्गत जब इफेक्टिव नहीं है
तब आप बिना इंटरेस्ट बिना पेनल्टी के खाली टैक्स का अमाउंट जमा करा दीजिए और आपका वो डिमांड पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स खत्म कर दी जाएंगी। अगर आप सिर्फ टैक्स का भी अमाउंट जमा करा देते हैं तो ना कोई ब्याज देने की जरूरत है ना कोई पेनल्टी देने की जरूरत है। 17, 18, 18, 19, 19, 20 तीनों में से किसी भी साल के लिए या तीनों साल के लिए अगर आपको सेक्शन 73 के अंदर कोई डिमांड है तो आप उसको इस सेक्शन के बेनिफिट के अंदर खत्म करा सकते हैं। कस्टम में कुछ चेंजेस किए गए हैं, इसमें मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक प्रूफ ऑफ ओरिजिन अगर आप में से कोई लोग इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट के ऊपर कोई बेनिफिट लेते हो, तो उसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन वालों को भी अब एक्सेप्टेंस दी जाएगी। इसके अलावा वेयर हाउसिंग के अंदर जहां पर आप लोग कोई इंपोर्ट करके कुछ गुड्स में मैन्युफैक्चरिंग करके और आगे बिना टैक्स पे किए कस्टम ड्यूटी पे किए एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें कुछ क्लासेस को उसमें से हटा दिया जाएगा। कौन सी क्लासेस को हटाया जाएगा ये गवर्नमेंट अभी नोटिफाई करेगी। इसके अलावा कुछ टैक्स रेट रिलेटेड चेंजेस गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट करे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर कोई गोल्ड या सिल्वर का इंपोर्ट आप करते थे तो उसमें 15% से टैक्स घटाकर 6% कर दिया गया। और इसका सीधा इंपैक्ट आपको सोने और चांदी के भाव में भी दिखा होगा कि बजट आने के दिन सोने और चांदी के भाव गिरे थे। तो वो एक वजह यही थी कि 15% से घटाकर इंपोर्ट का टैक्स 6% कर दिया गया। इसके अलावा और जिन पर टैक्स का रेट घटाया गया या छूट भी उसे बढ़ाया गया वो है फेरस स्क्रैप, मोबाइल फोन का चार्जर, नोटिफाइड गुड्स जो कनेक्टर्स में यूज होते हैं या कुछ सर्जिकल आइटम्स, इन सभी पे 5% 15% तक की छूट गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी के अंदर दी है, नोटिफाई करी। अब बात करते हैं आज के अपने लास्ट लेग की, उसके रिलेटेड अमेंडमेंट्स की। हमने पॉलिसी कवर कर ली, जीएसटी कवर करा, कस्टम्स कवर करा और लास्ट एस्पेक्ट है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में सबसे बड़ा मेजर चेंज ये किया गया है, कुछ लोग इसको समझ रहे हैं, अभी भी समझ रहे हैं कि ये फायदा है कि नफा है कि नुकसान है, लोगों के अपने अलग अलग मत हैं। सबसे बड़ा चेंज किया गया है कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन आपको कब लगता है? जब आप कोई जमीन घर खरीदते हैं या बेचते हैं, कोई शेयर खरीदते हैं बेचते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर आपने 2 साल या उससे ज्यादा रखा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 2 साल से कम रख के बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल। इसमें टैक्स रेट्स को चेंज किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। इसमें 2 तरह के टैक्स रेट्स थे, 10% और 20%। इन दोनों टैक्स रेट्स को खत्म करके अब टैक्स रेट कर दिया गया है 12.5%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्स रेट था 15%, उसे खत्म करके टैक्स रेट कर दिया गया है 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन का एक बेनिफिट मिलता था। हर साल का गवर्नमेंट एक नंबर देती थी और उस नंबर के बेसिस पे आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस को आप इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर सकते थे। और जैसे आपकी मान लीजिए कोई आपके ग्रैंडफादर की ली हुई जमीन थी, आज वो आपने बेची तो आपको तो नफा दिख रहा है, लेकिन जब आपने उसका इंडेक्सेशन कराया अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से तो आपको पता लगता था कि साहब इसमें तो लॉस आ रहा है इनकम टैक्स के हिसाब से। तो अब किसी भी परिस्थिति में किसी भी कैपिटल गेन में लॉस नहीं आएगा। सीधा सीधा चाहे आपने वो प्रॉपर्टी 2 साल 1 महीने के बाद बेच दी खरीद के, चाहे आप उसे 50 साल बाद बेच रहे हैं, आपका मुनाफा देखा जाएगा, परचेस कॉस्ट कम करी जाएगी और जो आपका मुनाफा आएगा उस पर सीधा सीधा 12.5% का टैक्स आपको सरकार को जमा कराना। और एक बात और बताऊंगा मैं आपको इसमें कि ये प्रावधान 23 जुलाई 2024 से इफेक्टिव हो चुका है। बाकी जो हमने अमेंडमेंट्स डिस्कस करी हैं वो आगे नोटिफाई होंगी, इफेक्टिव होंगी। पर ये कैपिटल गेन वाला कि लोग प्लानिंग ना करने लग जाएं कि रजिस्ट्रियां बढ़ जाएं अचानक से कि रजिस्ट्री करा लेते हैं साहब कि नया प्रावधान आ रहा है, उस सबको टैकल करने के लिए सरकार जिस दिन बजट नोटिफाई कर रही थी उसी दिन इफेक्टिव कर दिया। 23 जुलाई 2024 को इसे इफेक्टिव कर दिया गया।
बाय बैक ऑफ शेयर्स, ये एक टैक्स प्लानिंग का मैकेनिज्म था कि मान लीजिए आपकी प्राइवेट लिमिटेड फर्म है और अगर आप फर्म से डिविडेंड जैसे इनकम निकालना चाहते हैं तो आप डिविडेंड लेते थे। डिविडेंड आपके हाथ में टैक्सेबल होता था। डिविडेंड की जगह एक प्लानिंग की जाती थी बाय बैक ऑफ शेयर्स। प्लानिंग क्या थी क्या नहीं थी मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। गवर्नमेंट वो कैट एंड माउस वाला गेम है कि लॉ आता है, उसका बाईपास ढूंढा जाता है, बाईपास सरकार को पता चलता है तो सरकार उसका लॉ ले आती है। वही यहाँ पर हुआ है। बाय बैक ऑफ शेयर्स को भी सरकार ने कह दिया कि बाय बैक ऑफ शेयर्स यदि कोई करता है तो बाय बैक ऑफ शेयर्स पैसा दिया जाएगा उस पर्सन को, उसको पूरा डिविडेंड की तरह ही माना जाएगा और डिविडेंड की तरह ही उसको पूरे पे टैक्स देना पड़ेगा। बल्कि यहाँ पर एक नुकसान और हो जाएगा आपको कि आपने सपोज करिए 10 रुपए के शेयर परचेज कर रखे थे और 150 रुपए में कंपनी बायबैक कर रही है, तो डिविडेंड तो आपका 150 रुपए का माना जाएगा और 10 रुपए जो आपको शेयर इशू के समय पर आपने दिए थे वो आपका लॉस माना जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और उसको आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट करने के लिए कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि अगर हमारे जो एमएसएमई मेंबर्स हैं जो पार्टनरशिप फर्म बना के बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अगर अपने कैपिटल अकाउंट से कोई विड्रॉल करते हैं तो उस पर तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन कैपिटल अकाउंट के अलावा आप कोई सैलरी ले रहे हैं, कोई रेम्यूनरेशन ले रहे हैं, कोई कमीशन ले रहे हैं, कोई बोनस ले रहे हैं, कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं, यानी किसी भी नाम से कोई फर्म से पैसा निकाल रहे हैं और 20,000 रुपए से ज्यादा निकाल रहे हैं तो फर्म आपके ऊपर 10% का टीडीएस काट के जमा कराएगी। और ये 20,000 रुपए मंथली नहीं है सर, ये 20,000 रुपए इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो 20,000 रुपए की भारी भरकम धनराशि अगर पूरे साल में आप निकाल रहे हैं तो 10% टीडीएस सरकार कह रही है कि क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का 10% हमें भी जमा करा दीजिए। इसके अलावा रेम्यूनरेशन जो है पार्टनर्स के लिए, उसकी इनकम टैक्स में एक सीमा तय होती है। वैसे आपके ऊपर छूट है, आप जितना चाहे निकाल लें, पर इनकम टैक्स में कहा जाता है कि हम इतनी ही लिमिट तक अलाउ करेंगे क्योंकि आपको उसमें खर्चा डालना है। इस लिमिट को रिवाइज किया गया है। पहले 6 लाख रुपए तक जो आपकी बुक्स में प्रॉफिट अगर 6 लाख तक आ रहा है आपकी फर्म में, तो आप 3 लाख रुपए या 90% ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज मोर निकाल सकते हैं। यानी कि 6 लाख अगर प्रॉफिट आ रहा है बुक में तो आप 5,40,000 तक निकाल सकते हैं, और 6 लाख से ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा है उसको 60% तक आप अपनी फर्म से विड्रॉ कर सकते हैं। ये टर्म्स को रिवाइज कर दिया गया है, यहां को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है अंडर इनकम टैक्स। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि पास्ट पीरियड, कितने पीरियड की डिस्प्यूट की जा सकती है, उसे जीएसटी में 5 साल से मैक्सिमम पीरियड घटा के 3.5 साल किया गया है। वैसे ही इनकम टैक्स में भी उसको घटाया गया है। इनकम टैक्स में अगर मैक्सिमम लिमिट जो कर दी गई है वो अब 5 साल कर दी गई है फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो ये समय सीमा पहले 6 साल थी, इसको घटाकर अब 5 साल कर दिया गया है। एक वेलकम चेंज है कि आपको लिमिटेड समय तक के कागज डिटेल सब इकट्ठा करके रखनी पड़ेगी। और ये 5 साल की भी सीमा तब लगेगी जब किसी के केस में डिपार्टमेंट को ये लगे कि जो इनकम टैक्स होने से छूट गई है वो एग्रीगेट में 50 लाख रुपए से ज्यादा है। 50 लाख है, 50 लाख से ज्यादा है। अगर ये इनकम जो असेस होने से छूट गई है 50 लाख से कम है तो समय सीमा 5 साल की जगह घटकर खाली 3 साल रह जाएगी। आप अपने हमारे प्रदेश के किसी भी भाग में रह रहे हो सकते हैं, आप दिल्ली आए घूमने के लिए और आपने कहा कि मैं ये रोलेक्स की घड़ी बहुत अच्छी लग रही है, रोलेक्स की घड़ी ले लेता हूं, ये लुई विटॉन का बैग बहुत अच्छा लग रहा है, ये भाभी जी को दिला देता हूं। आपने कोई लग्जरी आइटम परचेज किया और लग्जरी आइटम की वैल्यू 10 लाख रुपए से ऊपर है, तो उसके ऊपर सरकार ने अब मैंडेटरी किया है कि सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा। किस रेट पे करेगा, किस आइटम पे करेगा, ये अभी नोटिफाई होगा, पर वैल्यू नोटिफाई कर दी गई है कि 10 लाख रुपए का आइटम अगर कोई खरीद रहा है तो उस पर टीसीएस कलेक्ट करें। इंटेंशन टैक्स लगाना नहीं है, इंटेंशन डेटा कलेक्ट करना है कि कौन बड़े बड़े आइटम्स की परचेज कर रहा है। तो इसमें जैसा पहले होता था वैसा ही अभी होगा कि हिंदुस्तान में जो घड़ी आपको 10 लाख की पड़ती थी रोलेक्स की, वो आप बाहर घूमने गए यूरोप वगैरह में
वहां पर टैक्स भी कम, सस्ते भी पड़ रही है और कोई टीसीएस भी नहीं है। तो आप जैसे पहले मोड कंटिन्यू होता था कि बाहर घूमने गए तो परचेज कर लिया, वो ही मोड आगे भी इसमें कंटिन्यूड रहेगा। कुछ टीडीएस रेट्स रिवाइज करे गए हैं, कम ही करे गए हैं, बढ़ाए नहीं गए हैं। इसमें से कुछ जो आपके लिए रेलेवेंट हो सकते हैं कि अगर आपने अपनी फर्म से कोई इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे करी तो उसे 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। कोई कमीशन या ब्रोकरेज पे किया तो उसे 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। कोई इंडिविजुअल एचयूएफ में काम कर रहे हैं, वो रेंट पे करते हैं तो उसे 5% से 2% कर दिया गया है। इस तरह से टीडीएस रेट्स को कम किया गया है और इस सबकी अपनी अपनी अलग अलग इफेक्टिव डेट है। जैसे इंश्योरेंस कमीशन 1/4/25 से एप्लीकेबल है, तो बाकी सब 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल है। और लास्ट जो हमारा आज का चेंज रहेगा, जो मैं आप सभी की नॉलेज में लाना चाहूंगा, गवर्नमेंट का वाकई में इंटेंशन है लिटिगेशन को कम से कम करना किसी भी तरह की टैक्स रिजीम में। और इसी क्रम इनकम टैक्स में फिर से एक बार विवाद से विश्वास स्कीम, जो कुछ ही सालों पहले इंट्रोड्यूस की गई थी, सेम उसको रेप्लिकेट करने जा रही है। ये स्कीम की न्यूआंसेस, डिटेल्स पब्लिक डोमेन में आएंगे, बट मोर और लेस इट इज गोइंग टू बी सेम ऑन द लाइंस एज इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर। तो आप में से यदि किसी की भी कोई इनकम टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट आउटस्टैंडिंग हो एज ऑन डेट, जो पिछली स्कीम में कवर नहीं हो पाई थी, एक गोल्डन चांस मिलेगा कि आप इस स्कीम में कवर होके मैक्सिमम रिलीफ जो गवर्नमेंट देना चाह रही है उसे लेकर अपने उस डिस्प्यूट को क्लोज करा सकते हैं। With this, friends, I conclude my deliberation for today. Thank you. It was a pleasure addressing all of you. आपकी कोई queries हो तो I am available. Thank you. थैंक यू शशांक जी। आपने मेरे को लगता है बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही अच्छी तरह से जो भी गवर्नमेंट का इंटेंशन है और गवर्नमेंट जो छूट देना चाह रही है या गवर्नमेंट जो हमारे पे इम्प्लीमेंट करना चाह रही है उसको हमारे मेंबर्स के साथ शेयर करा। और इसमें काफी अच्छी चीजें भी हैं। और मेरे को लगता है कि जैसे अभी शेखर जी ने कहा था कि शायद इंटेंशन गवर्नमेंट का कॉम्प्लिकेशंस को कम करना है। तो सबसे पहले मनीष कटारिया जी वाराणसी से मैं उनको इनवाइट करता हूँ। जी मनीष जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। सर आपका जैसे एक पॉइंट था जीएसटी में, इनवॉइस या डेबिट नोट जो हम जिस पे आईटीसी ले सकते हैं अप टू नवंबर 30, 2021, तो उसमें सब्जेक्ट टू जीएसटी या 2A मैचिंग है कि खाली इनवॉइस के बेसिस पे ले सकते हैं? देखिए सर, ऐसा है कि ये बेनिफिट दिया गया है कि 17-18 से लेकर 20-21 तक कोई भी क्रेडिट हो, वो लेना छूट गया हो तो उसकी समय अवधि बढ़ाई गई है कि आप उसे 30 नवंबर 2021 तक ले लें। लेकिन जो 2A में अपीयर होने की कंडीशन है वो इससे इंडिपेंडेंट है, वो कंडीशन रहेगी। अब डिपेंड ये करेगा कि क्रेडिट आपका 17-18 का है, 18-19 का है कि 19-20 का है कि 20-21 का है। क्योंकि दिसंबर 2019 से पहले 2A से लिंक करने वाली कोई प्रोविजन नहीं था। दिसंबर 19 से पहली बार लिंक शुरू किया गया, जिसमें 20% एडिशनल ले सकते थे, फिर 10% किया गया, फिर 5% किया गया। बहरहाल सूक्ष्म जवाब ये है कि क्रेडिट वैलिड रहेगा, बस 2A से जो मैचिंग की कंडीशन है वो इंडिपेंडेंट है और वो रहेगी सर। ओके सर। सर एक सेकेंड क्वेश्चन था, जो आप इनकम टैक्स में पार्टनरशिप के लिए आपने कहा कि रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, कमीशन, बोनस, इस पे 20,000 से ऊपर का अगर हम विड्रॉल करते हैं तो वो 10% टीडीएस है। तो इसमें ये मेरा पूछना था कि ये कंसोलिडेटेड फिगर 20,000 है कि इंडिविजुअली रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट दोनों 20,000 अलाउड है कि दोनों मिला के 20,000? जब सरकार साहब कह रही है कि पूरे साल में 20,000, तो वो क्यों अलग अलग हेड्स छोड़ेंगे? आप सरकार की मंशा को तो समझिए। सर ये फॉर वन पार्टनर, फॉर वन पार्टनर है, फॉर ईच पार्टनर है सर। वो पर पार्टनर है सर, ऐसा ना कीजिए। 4 पार्टनर 5,000 रुपए। अब आप कह रहे हैं जब टोटलिटी में है तो पूछ रहे हैं सर कि एक पार्टनर के लिए कि अगर 4 पार्टनर है तो अलग अलग बेनिफिट मिलेगा उसका पर पार्टनर। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू तनुज जी, तनुज भूषण जी। थैंक यू सर। तनुज भूषण जी बरेली से। मैं माफी चाहूंगा, मेरा कुछ कैमरा गड़बड़ कर रहा है। मैं कोई बात नहीं सर, बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ, नहीं पा रहा। सर शशांक सर, एक आपने बात बताई थी कि किन्हीं सज्जन के यहाँ जीएसटी की रेट पड़ी थी सिर्फ इस वजह से कि वो 5% जीएसटी अपने फूड पे इंडस्ट्री पे चार्ज कर रहे थे, और वो 12 और 18 का मैटर था।
उसमें सर ऐसे ही कुछ भुक्तभोगी मैं भी हूँ। उत्तरांचल में मेरा एक यूनिट है जिसमें हम लोगों का उत्तरांचली करीब 20-25 फैक्ट्रीज, बड़ी फैक्ट्रीज के साथ रेट कॉन्ट्रैक्ट है फूड सप्लाई का। कुक्ड फूड हम लोग उनको वहाँ पे सर्व करते हैं, अपनी यूनिट से बना के ले जाते हैं और वहाँ पे सर्व करते हैं। और वो सारा रेट कॉन्ट्रैक्ट पिछले कई सालों से 5% पे ही है। और इस तरीके की प्रैक्टिसेस सिटकुल एरियाज में सब लोग यही कर रहे हैं। 5% टैक्स के ऊपर हम लोग इनपुट का रिबेट नहीं लेते हैं, इनपुट क्रेडिट नहीं लेते हैं और आउटपुट में 5% जीएसटी पे करते हैं। तो हमारे यहाँ भी जो रेड हुई वो यही इसी पॉइंट पे हुई कि साहब 12% इसके ऊपर या 18% जीएसटी लागू होता है और आपने 5% चार्ज किया है। अभी वो उसकी सुनवाई चल रही है। तो मेरा आपसे कहना ये था, क्या जो बात आपने बताई इस तरीके का कोई जीओ आया है जो मुझे इस केस में हेल्प कर सकता हो? क्योंकि जीएसटी काउंसिल को अगर ये पावर्स दी भी गई हैं तो उससे आज की डेट में मेरा क्या बेनिफिट है, मैं वो आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए सर, ऐसा है कि जियो नहीं है, एक सेक्शन प्रावधान नया लाया गया है। आप प्रावधान नोट कर लीजिए, सेक्शन 11A ऑफ सीजीएसटी एक्ट। एक सेकेंड सर, सेक्शन 11A ऑफ सीजीएसटी एक्ट, उसमें ये पावर जीएसटी काउंसिल को दी गई है। आप सभी जो लोग हैं मेंबर्स एक साथ मिलिए और जीएसटी काउंसिल को अपना इश्यू रिप्रेजेंट करिए। अगर जीएसटी काउंसिल को लगा कि जो आप लोगों से गलती हुई है सभी से कलेक्टिवली वो एक बोनाफाइड एरर है, तो वो उस पोजीशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप सभी की जो डिमांड है पास पीरियड की वो खत्म हो जाएगी। शशांक जी, आपको ध्यान हो, पीछे जीएसटी काउंसिल में जब मीटिंग हुई थी तो उसके बाद हमने सर्कुलेट भी किया था फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, जिनके भी अगर कोई व्यूज हो तो सेंट्रल जीएसटी काउंसिल वो जानना भी चाहती थी, जिससे कि ये जो डिफरेंसेस मतलब टैक्सेशन के हैं 5%, 12% या 18%, कुछ लोग किसी के ऊपर अधिक, जो मेरे ख्याल से शाहजहानपुर वाला भी केस था। तो अगर तनुज जी आपके पास ऐसी चीज है तो आप 5-7-10 जने भी अगर वो इकट्ठा करके देंगे तो डेफिनेटली आई थिंक सीजीएसटी के सामने रखा जा सकता है और उस चीज पे उनका पॉजिटिव ही वो आएगा। ठीक है सर। मैं इसमें वहाँ पूरी एसोसिएशन जिन लोगों के ऊपर करीब 10-12 लोगों के ऊपर विद इन 2-3 डेज रेट पड़ी थी, मैं सब लोगों से टच में हूँ करके भी कोशिश आपको कर देता ले, हूँ। अभी के लिए नहीं होगा। 2 अगस्त को ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल की मीटिंग भी है, आप डाल सकते हैं इसको। ठीक है सर। मेरे ख्याल से मेरे इसको को मेरे को सेपरेटली, हाँ नहीं, इसको सेपरेटली अगर हम रखेंगे तो इसका जल्दी परिणाम निकाल ले जाएंगे। ग्रीवेंस सेल में तो हो सकता है 20 इशू आते हैं, 50 आते हैं, तो उसमें उलझ के रह जाए। पर्सनली मिला जाए उसको क्या बना के मानना? सर ठीक है। एक मैटर वैसे मैंने अपने बरेली चैप्टर चेयरमैन से कहा था, शायद वो पता नहीं मीटिंग में है या नहीं है। अगर वो नहीं पुटअप करेंगे तो मैं फिर से बोल दूंगा। उनको उनकी नॉलेज में ही है, बल्कि उन्होंने ही आज मॉर्निंग में शेयर किया था हमको। वो आप सबके सामने थोड़ा सा रखना जरूरी लग रहा है मुझे। लेट्स सी कि अभी हमारे चेयरमैन सर हैं या नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ उनको। कोई बात नहीं, आप उसको करके आप अपना तनुज भाई, बताओ। हाँ शशांक जी को भेजिए। तनुज भैया नहीं है अभी। अच्छा सर, वो मैटर ऐसा दिनेश सर, आज आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में एक जो न्यूज छपी है कि जीएसटी के अधिकारियों को सीबीआई और इस तरीके के पूरे अधिकार दिए जा रहे हैं। तो वो क्या है और उसके क्या इफेक्ट्स होंगे वो आज आपके संज्ञान में डालना है। टाइम हो तो चर्चा करें, वरना अगली मीटिंग में उसको डिस्कस कर सकते हैं सर। दिनेश सर, आपने भी नहीं, देखा उसको होगा सर, बताइए। उसको हाँ, उसको अलग उसमें मीटिंग में रख लेंगे, क्योंकि वो एक लंबा विषय है। उसके ऊपर ऑलरेडी प्रतिक्रिया जानी चालू हो गई है। अच्छा, एक पॉइंट है शशांक जी, मैं भी अपनी बात कहना चाह रहा था, पूछना चाह रहा था। जैसे ये एग्जेम्प्टेड इनकम है, विड्रॉल फ्रॉम मतलब ए पार्टनरशिप फर्म, उसमें टीडीएस का प्रोविजन किया है। इसी तरह से और भी जगहों पर, जैसे जीएसटी में भी है कि 6 महीने बाद पेमेंट क्रेडिटर अग्रीव्ड है, लेकिन जीएसटी अग्रीव्ड नहीं है, जीएसटी पेड है। जीएसटी या तो सप्लायर को पेड है या जीएसटी डिपार्टमेंट को पेड है। तो उसके बाद ये ब्याज लगाते हैं उस पर पेमेंट इनकी पेंडिंग नहीं है, ब्याज ये किस लिए लगा रहे हैं, उसका कोई इन्होंने एनलाइटन नहीं करा। कि इसी तरह इसमें टीडीएस की बात कर रहे हैं, जो एग्जेम्प्टेड इनकम है, एग्जेम्प्टेड पोर्शन है, उस पर टीडीएस काट रहे हैं। तो ये प्रोविजंस ऑब्जेक्शनेबल है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सर, ऑब्जेक्शनेबल हैं और हमारा अपने स्तर पर प्रयास ये रहेगा
कि जैसे हमारे फूड के इंडस्ट्री के मेंबर्स आ गए हैं, इसी तरह से हमारे मेंबर्स अगर आगे आते हैं तो इसके तरह की चैलेंजेस को भी जरूर ले जाकर हम जीएसटी काउंसिल में रिप्रेजेंट करेंगे। और मुझे लगता है कि इफेक्टिवली रिप्रेजेंट होने से कुछ ना कुछ रिलीफ इसमें जरूर आना चाहिए। हाँ जी, संजय जी। हाँ शशांक जी, बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन था आपका, सब कुछ समझ आ गया। एक छोटा सा पॉइंट है, हालांकि वो थोड़ा डिफरेंट है इससे, जीएसटी के बारे में। आप लोग जो जीएसटी काउंसिल में मीटिंग करते रहते हैं, हम लोग जो है ना नॉर्मली गवर्नमेंट सेक्टर, डिफेंस और रेलवेज के लिए बहुत मैन्युफैक्चर करते हैं हैवी मशीन्स। तो जीएसटी में कभी आप लोग अगर इस बात को प्रेजेंट करें कि कई कई बार ऐसा होता है हमारे पेमेंट्स डिफेंस में, रेलवे में 5-5, 6-6 महीने बाद आते हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये थी अगर ये कंसीडर हो, क्योंकि गवर्नमेंट से ही हमें पेमेंट आना है और हमारे पास जीएसटी ड्यू हो जाती है 15-20 दिन 30 दिन के बाद। तो गवर्नमेंट जब एमएसएमई काउंसिल को अपना पेमेंट करती है तो उस पेमेंट में से वो अपना जीएसटी काट के डायरेक्टली उसको रेमिट कर दें। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा ये बर्डन हो जाता है कि पेमेंट आया नहीं, बट हमें जीएसटी टाइमली पे करनी पड़ती है। तो आप लोग जो कभी ये जीएसटी की काउंसिल्स की मीटिंग अटेंड करते हैं, अगर इस पॉइंट को टेकअप करके देखें कि गवर्नमेंट अपना एमएसएमई को जब पेमेंट करे तो उसमें से जीएसटी अपना काट ले और डायरेक्टली रेमिट कर दे। हमें पेमेंट मिलता नहीं और जीएसटी हमें जमा करनी पड़ती है। इट बिकम्स अ वेरी हैवी बर्डन ऑन अस। नहीं, बिल्कुल आपका ठीक पॉइंट है सर, और आपकी वर्किंग कैपिटल अननेसेसरी उसमें ब्लॉक होती है। और इस पॉइंट को स्पेसिफिकली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज किसी के द्वारा या डायरेक्टली या मेरे को आप एक बार इसे स्पेसिफिक राइटिंग में दें। थोड़ा सा देखिए क्या है, एक जनरल बात अगर हम रखते हैं तो जनरल बात पे अग्री हर कोई करता है, पर उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता, क्योंकि वो कहते हैं आप जनरल बात मत करिए जो हमें अधिकारियों से फीडबैक मिलता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपका बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जेन्युइन पेन पॉइंट है, आप इसे अपनी फर्म के साथ और स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी दीजिए कि साहब मैंने ये टेंडर अप्लाई करा, ये पेमेंट था, इतना डिले हुआ, बताइए मैं कहाँ से सब अरेंज करूं, मैं एमएसएमई का मेंबर हूं। उसके साथ देंगे तो हम इसे तथ्यात्मक रूप से रखेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ ना कुछ कंसिडरेशन गवर्नमेंट करेगी सर। जैसे मैं एक बार छोटा सा और एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने बताया, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ, तो बंसल साहब हमारे चेयरमैन है, उनके थ्रू में लिखूंगा। जैसे अभी हमने एक आर्मी के लिए एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है, उसमें 8 करोड़ रुपए का पेमेंट पेंडिंग है। वो छोटे मोटे कमियां उसमें निकालते रहते हैं। अब इसका जीएसटी अमाउंट बहुत ह्यूज बन जाता है, 1-1.5-2 करोड़ रुपए। अब वो हमें तो पे करना ही करना है, तो हम लोग बहुत कैश स्टार्व्ड हो जाते हैं कई बार ऐसी सिचुएशंस में। तो हम ये कहते हैं प्राइवेट की हमारी बिलिंग है नहीं, सब डिफेंस की और उनकी है, तो वो अपना गवर्नमेंट उसको एडजस्ट कर ले, जब पेमेंट करे काट ले उसको हमारे में से। संजय जी, जैसे अभी शशा जी ने कहा ना, इसका आप स्पेसिफिक नोट बना के दीजिए अभी। मैं दूंगा मेरे को बना के दीजिए, मैं इसकी मेल कर दूंगा आपको उस स्पेसिफिक इशू को। तो मैं जरूर 2 तारीख को मीटिंग, हाँ मीटिंग में उसमें शशांक जी भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, तो उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, नितिन सिंगल जी। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। शशांक जी, आपने अभी जैसे बताया था कि ये 17, 18, 18, 19 और 19, 20 की डिमांड के लिए, तो अगर जैसे 18 ये हम लोग अगर हमने कोई डिमांड एडजस्ट कर रखी है, लेकिन उस टाइम पे 2A इम्प्लीमेंट नहीं हुआ करता था। अभी में अगर कोई डिमांड जीएसटी की तरफ से हमारी तरफ रेज की जाती है और हमारे पास बिल मौजूद है, तो क्या हम उसको एडजस्ट करा सकते हैं, मतलब उसको क्लियर करा सकते हैं क्या? नहीं, मैं क्वेश्चन आपका सर फैक्ट्स मेरे को पूरी तरह क्लियर नहीं हुए। मैं बताता हूँ। हमारी 18-19 की डिपार्टमेंट की तरफ से डिमांड निकाली गई है 18-19 की। ठीक है, आपको 73 में नोटिस दिया गया। 73 में नोटिस दिया है, और उसके जो डिमांड निकाली गई है उसके बिल हमारे पास मौजूद है जो 2A में शो नहीं कर रहे हैं। अब उस टाइम पे 2A हुआ नहीं करता था, तो क्या हम उसको बिल सबमिट करके उसको एडजस्ट करा सकते हैं क्या, डिमांड को खत्म कर सकते हैं? तो मैंने स्कीम आज बताई है उसमें। हाँ जी सर, उस स्कीम में आपका पूरा डिमांड खत्म नहीं होगी। ओके। में स्कीम ये है कि आपकी जो नोटिस दिया गया होगा उसमें कहा गया होगा कि भाई आप ये पूरा आईटीसी पे करिए, प्लस ब्याज दीजिए, प्लस 10% पेनल्टी दीजिए। ठीक है। तो ये स्कीम खाली आपको ब्याज का और पेनल्टी का बेनिफिट देगी, वो 0 हो जाएगा। ओके। तो जो आपका आईटीसी है वो आपको पूरा देना पड़ेगा। अच्छा, और हाँ जी प्लीज, सॉरी बोलिए। आपका क्योंकि 2A का अगर खाली इशू है, बाकी आपके पास पेमेंट प्रूफ है, आपके पास इनवॉइस है, बिल्टी है, इनवर्ड की एंट्री है, मतलब आपके पास प्रूफ्स हैं, तो आप उसको कंटेस्ट करिए। कंटेस्ट अगर करेंगे
तो अपील में, फर्स्ट अपील नहीं तो ट्रिब्यूनल में आपको पूरा अमाउंट का रिलीफ मिल जाना चाहिए अगर इफेक्टिवली केस रिप्रेजेंट होगा। बाकी अगर आप लिटिगेशन में नहीं जाना चाहते तो फिर ये ऑप्शन है आपके साथ। थैंक यू। हाँ जी, संजय जैन जी। शशांक जी, जी सर। आपने कहा 10 लाख से ऊपर की लग्जरी आइटम्स यहाँ से परचेज करेंगे तो टीसीएस कटेगा। जी। दूसरी चीज आपने कही कि अगर बाहर से लेके आएंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको एक क्लैरिटी देनी जरूरी है कि 2.5 लाख रुपए से ऊपर लाएंगे तो उस पर कस्टम देना पड़ेगा। सर बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ा इनकम टैक्स की तरफ से ज्यादा सोच गया, थोड़ा कस्टम को मिस कर गया उसमें। कहीं ऐसा टीसीएस ना हो बच ना, जाएगा, नहीं टीसीएस बच कहीं जाएगा ऐसा, लेकिन कसम देना पड़ेगा। हाँ कहीं ऐसा ना हो ना कोई लेके आया 20 लाख की कोई लग्जरी आइटम कंबाइंड, और यहाँ आके जब उसको 5 लाख रुपए की पर्ची कटे। नहीं तो वहां और से वो इवन फोन करेंगे, एयरपोर्ट से फोन करेंगे शशांक जी को, सर आप तो कह रहे थे टीसीएस नहीं कटेगा, ये तो ना, वो तो गलत महासचिव को करेंगे फोन कि महासचिव जी आपने करवाया था। हाँ जी, संजय जैन जी, संजय जैन जी। हेलो हाँ जी, सर। आवाज आ रही है। हाँ, मेरा ये सवाल है कि अगर मान लीजिए किसी के यहाँ जीएसटी की रेड होती है और वो केस को उस समय असेसमेंट सही से नहीं कर पाते हैं और किसी से कैश लेजर में, सीजीएसटी में और एसजीएसटी में कैश डिपॉजिट करा लेते हैं कैश लेजर के अंदर, और बाद में जब असेसमेंट करते हैं तो लायबिलिटी कम की निकलती है, तो बचे हुए पैसे को कैश लेजर से क्या रिफंड करा सकते हैं? सर कैश लेजर तो कुछ नहीं, आपका बैंक अकाउंट है, उसमें जो भी पैसा अगर आपका रह गया है उसको आप अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कहीं पर आपकी टैक्स लायबिलिटी उससे एडजस्ट कर ली, नहीं तो कैश लेजर का आप सीधे रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक सर, थैंक यू। तब ये तो मेरे से पूछ लेते हैं, ये तो मेरे से पूछ लेते, मैंने रिफंड लिया है। हाँ। और किसी का कोई सवाल? मेरे को लगता है कि शशांक जी ने जितने सरल शब्दों में सारी बातें बताई है और सरकार की जो मंशा दिखाई है कि विवाद से विकास के ऊपर, विश्वास के ऊपर, तो उससे सब लाभान्वित हुए। अब मैं अपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री दिनेश गोयल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की इस अच्छी मीटिंग को समाप्त करते हुए हमारे सभी सामान्य सदस्यों का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद दें। धन्यवाद, धन्यवाद महासचिव जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आज ये इतना अच्छा उद्बोधन हुआ और जिसमें इस हमारे लर्नेड वक्ता शशांक जी ने इतना अच्छा उद्बोधन और वक्तव्य दिया और सबके क्वेरीज को शांत किया, और आगे भी उन्होंने क्वेरीज को जिसकी भी रिक्वायर्ड है वो कहा कि वो करें तो दे विल फील सेटिस्फाइड। तो ये रियली एक बहुत बड़े सरस्वती का दान है जो आज इन्होंने किया। थैंक्स टू हिम एंड सभी उन वक्ताओं, उन मेंबर्स भी जिन्होंने क्वेश्चंस करा, उससे हमारी और क्लैरिटी बढ़ी, तो उनका भी बहुत बहुत आभार है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे पास्ट प्रेसिडेंट्स का, सीईसी मेंबर्स का, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, हमारे सीओबी मेंबर्स, डिविजनल चेयर, चैप्टर चेयरमैन जो सब जुड़े हुए हैं, और सभी ने जैसे इतनी अच्छी सहभागिता करी और इतना अच्छी तरह से सुना, पेशेंटली सुना, और वो अपने अपने प्रस्थानों में इसका यूज लाएंगे, क्योंकि चेंजेस बहुत सारे हैं, छोटे 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 छोटे, और कहीं पे भी चूक होती है तो हम लोग उससे अफेक्टेड होते हैं। तो ये एक हमारी प्रोफेशनलिज्म भी शो करता है कि हम लोग इन चीजों को बहुत ध्यान से सुना। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नीरज शिकल जी का, महासचिव जी का, और सभी का जो नहीं भी प्रेजेंट है किसी वजह से, सभी का बहुत बहुत आभार है सर, धन्यवाद। एंड डॉक्टर चारू भी जो हमारे लिए बजट पर आई न्यूज में कुछ आर्टिकल प्रिपेयर कर रही, वो भी इसमें जुड़ी हुई। थैंक यू वेरी मच, उनकी भी पेशेंट। थैंक यू। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।